गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलो, तो दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर एंड आज हम लोग क्या देखेंगे तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। उसके बाद का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या होता है सर ये माइक्रोस्पोर? रुको रुको ज़रा, मैं 2 मिनट में आपको सब बता दूंगा। ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, जिसे ही हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं। इतना ये 3 टॉपिक्स हम लोग आज इस चीज़ के अंदर देखेंगे। देखो बहुत सिंपल है। ठीक है। पहले तो हम लोग आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, चलो एक काम करते हैं, इस शब्द को हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। माइक्रो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्पोरो, SPORO, स्पोरो, और जेनेसिस, जेनेसिस। ठीक है। अब ये चीज़ ये चीज़ आप ध्यान में रखने की कोशिश करो कि पूरे बायोलॉजी में माइक्रो इज फॉर मेल एंड मेगा इज फॉर फीमेल। ठीक है। जैसे माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, मेल के स्पोर को माइक्रोस्पोर। अभी आपको समझ में आया होगा, जो प्लांट में मेल पार्ट है, उस मेल पार्ट के अंदर जिसे हम लोग पोलन पोलन ग्रेन कहते थे 10th स्टैंडर्ड तक, पोलन ग्रेन माय डियर फ्रेंड्स। तो उसी पोलन ग्रेन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर का मतलब पोलन ग्रेन, बहुत सिंपल सी बात। माइक्रोस्पोर का मतलब पोलन ग्रेन और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो हम लोग आज के लेक्चर में पोलन ग्रेन कैसे प्रिपेयर होता है इसको देखेंगे। ठीक है। बहुत सिंपल सा स्टोरी है। तो पहले हम लोग टेक्निकली देखते हैं। देखो पहले तो जो एमएमसी के बारे में बात मैंने पिछले लेक्चर में की थी कि जो अंदर वाला ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये जो 4, इसके अंदर एमएमसी होते हैं, एमएमसी। ठीक है। तो उस एमएमसी, एक एमएमसी में मियोसिस होता है। एक एमएमसी जो होता है वो मियोटिकली डिवाइड होकर 4 स्पोर्स प्रिपेयर करता है। ठीक है। 1 2 3 4। अब ये जो चारों के चारों है भाई, ये ही है पोलन ग्रेन। लेकिन इनकी डेवलपमेंट कैसी होती है? हाँ देखो ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करो। पोलन ग्रेन को ही इस चैप्टर में हम लोग माइक्रोस्पोर कहेंगे। पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, मैंने यहाँ पे लिख के लिखा है। ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन है माइक्रोस्पोर, ये पहले कैसे होता, कैसे है? अब ये जब बड़ा बन जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये जो मैच्योर हो जाता है, तो ये दिखने में कैसे होता है? तो ध्यान से देखने की कोशिश करो। सबसे पहले तो ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब ये इसके हाथ पैर कुछ नहीं होते भाई, ये अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो इसे नॉन मोटाइल कहते हैं। यूनिसेल्युलर माने एक ही सेल का बना हुआ है। सिंगल न्यूक्लियस मतलब इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है। ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, सेल है, न्यूक्लियस है, सेल है, न्यूक्लियस है। तो एक सेल एक न्यूक्लियस, यूनिसेल्युलर सिंगल न्यूक्लियस, दैट्स इट। हाँ, अब आया है एक नया वर्ड स्पोरोडर्म। मेरे साथ बोलने की कोशिश करो, स्पोरोडर्म। सर ये स्पोरोडर्म क्या है? रुको भाई रुको। ओके, तो ये जो आपको बाहर वाला लेयर दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है? मैं इसे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ये जो बाहर वाला लेयर है, ठीक है, ये जो डिसकंटिन्यूस बाहर वाला लेयर है, डिसकंटिन्यूस बोला है मैंने अभी, मतलब किसी किसी जगहों पे गैप्स दिख रहे हैं आपको, ये जो 3 गैप्स दिख रहे हैं, बराबर है ना? तो ये जो डिसकंटिन्यूस जो बाहर वाला लेयर है ना भाई, इसे कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं इसे? एक्साइन। और ये जो इनर लेयर है ना, ये पूरा कंटिन्यूस आपको दिख रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं इंटाइन। क्या कहते हैं इसे? इंटाइन। इफ यू वांट आई कैन जूम दिस फॉर यू। ओके, ये दिख रहा है आपको, ये है इंटाइन, ये है इंटाइन, ठीक है। और ये जो था बाहर वाला बड़ा वाला लेयर जो इनकम्प्लीट था, एक्साइन। इंटाइन, एक्साइन, मेरे पीछे बोलने की कोशिश करो। एक्साइन बाहर वाला, इंटाइन अंदर वाला, एक्साइन बाहर वाला, इंटाइन अंदर वाला। तो ये जो एक्साइन और इंटाइन दोनों मिला के बनता है स्पोरोडर्म। अब समझ में आया होगा। स्पोरोडर्म इज अ 2 लेयर्ड वॉल, 2 लेयर से बनी हुई एक वॉल है। जो बाहर वाला लेयर है जिसे एक्साइन कहते हैं, और अंदर वाला लेयर है इंटाइन कहते हैं। हाँ, फर्क है भाई। तो बाहर वाले लेयर में एक केमिकल होता है स्पोरोपोलिनिन, और अंदर वाले में 2 होते हैं, सेल्यूलोज और पेक्टिन। इन शब्द को याद रखने की कोशिश करो। वापस आपको मैं हेल्प करता हूँ। स्पोरोडर्म एक ऐसी 2 लेयर्ड वॉल है जिसका बाहर का लेयर एक्साइन है और अंदर का लेयर इंटाइन है।
इन बाहर वाले भाई साहब लेयर के अंदर एक केमिकल है स्पोरोपोलिनिन। अब सर ये स्पोरोपोलिन क्या है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल रेजिस्टेंट टू केमिकल। मतलब एक ऐसा ऐसा केमिकल है जो खुद केमिकल बाकी सारे केमिकल को रेजिस्ट करता है, बाकी सारे केमिकल्स को रेजिस्ट करता है। अब देखो कैसे, देखो ये जो माइक्रोस्पोर है ना, ये नॉन मोटाइल है, इसको कोई भी उड़ा के ले जा सकता है, जैसे कि पानी हो, हवा हो, इंसेक्ट्स हो, ये देखेंगे बाद में। मतलब इसे कोई भी कैरी कर सकता है। तो क्योंकि इसके भाई के खुद के हाथ पैर है नहीं ना, तो इसे कैरी करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर ये अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह जाएगा तभी प्लांट का भला होगा। तो ये जब जाता है तब इसके बहुत सारे, मतलब इसके कांटेक्ट में बहुत सारे केमिकल्स आ सकते हैं। तो उन केमिकल से इस पोलन ग्रेन की वायबिलिटी जो है वो कम हो सकती है। तो ये वायबिलिटी कम ना हो, इसीलिए स्पोरोपोलिनिन नाम का एक केमिकल इसके बाहर के लेयर के ऊपर बना होता है, ठीक है। और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब क्या, अगर आप उसे जमीन के अंदर डाल दो तो वो डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब ये पोलन ग्रेन का जो ये स्पोरोपोलिन है, इसके बारे में बहुत बड़ा साइंस भी है आगे के लिए इसमें, लेकिन आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड नॉलेज। जब जब जो चीज़ जहाँ पे है वही समय पढ़नी चाहिए होती है, ठीक है। चलो, अब इनर लेयर जो है इंटाइन, इसके अंदर दो केमिकल्स होते हैं, एक सेल्यूलोज और दूसरा पेक्टिन। देखो मैं आपको समझाने के लिए ये बोल रहा हूँ, इन्हें केमिकल्स बोल रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करो। सेल्यूलोज इज अ शुगर, पेक्टिन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ अ प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। ये आगे जाके, मैं बोला ना, अगर मैं अभी सिखाने लग जाऊँ तो बहुत सारे हर चीज़ का मतलब निकलेगा, तो हमारा जो लेक्चर है वो 1.5-2 घंटे का हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, वी वॉन्ट टू स्टिक टू द पॉइंट्स। तो वंस अगेन, ठीक है, ये जो पोलन ग्रेन है इसके दोनों लेयर्स को मिलाकर हम लोग कहेंगे स्पोरोडर्म। आउटर लेयर को एक्साइन, इनर लेयर को एंटाइन। आउटर लेयर के अंदर स्पोरोपोलिन एक केमिकल, इनर लेयर के अंदर इंटाइन के अंदर दो केमिकल्स है, एक सेल्यूलोज और दूसरा पेक्टिन, ठीक है। अब एक चीज बचती है भाई, जर्म पोर्स। ध्यान से देखो, ये जो आउटर लेयर जिस जगह पर खुला हुआ था, मतलब जिस जगह पर वो कंप्लीट नहीं था, वहां पे छोटे छोटे पोर्स बने, जर्म पोर्स। देखो इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आगे जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये जो है, ये मैंने बोला भी है, देखो, मेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। ये क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी सिर्फ याद रखो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम एट दिस पॉइंट व्हेन आई विल टीच यू दिस पार्ट, ओके। अब आते हैं इस पोलन ग्रेन की वायबिलिटी पर। मतलब क्या कि ये पोलन ग्रेन 30 मिनट तक जिंदा रह सकता है राइस और व्हीट में। वैसे हर प्लांट के पोलन ग्रेन की वायबिलिटी अलग अलग होती है। तो ये है कुछ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ये टेक्स्ट बुक में आप पढ़ोगे या फिर किसी और चीज़ से आप समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट लगेगा, क्योंकि हमारा कैसा होता है, ह्यूमन बीइंग नेचर इज़ वेरी डिफरेंट, ओके। हमें पैराग्राफ में अगर कोई चीज़ है तो वो पढ़नी बहुत मुश्किल लगती है, ठीक है। तो इसे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ, ठीक है। एक होती है माँ, ऐसे समझ लो कि ये रॉकी भाई की माँ है। चलो रॉकी भाई नहीं, क्योंकि रॉकी भाई खुद अकेला बंदा था। ऐसे समझ लो कि ये राम और श्याम की, मतलब कोई भी ऐसा ट्विन है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, इसकी माँ है। तो उस माँ में होता है माइटोसिस, फर्स्ट डिवीजन होता है माइटोसिस। और उस माँ के दो बेटे बनते हैं, एक करण दूसरा अर्जुन। अब बड़ा बेटा, अब मुझे नहीं पता बड़ा कौन छोटा कौन है, बट ऐसे मान लो। अब इसमें जो बड़ा बेटा होता है उसका नाम है वेजिटेटिव सेल, और छोटा बेटा उसका नाम है जनरेटिव सेल। ध्यान से देखो, बड़े बेटे का नाम वेजिटेटिव सेल, छोटे बेटे का नाम जनरेटिव सेल। अब बड़ा बेटा ये कहता है कि भाई मुझे तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे घर संभालना है। भाई छोटे, तू आगे जाके पढ़, तू अपने घर का नाम रोशन कर दे। तो जो सेकंड डिवीजन होता है, सेकंड माइटोसिस, वो बड़े भाई का नहीं होता है, छोटे भाई का, छोटे बेटे का होता है। छोटा बेटा माने जनरेटिव सेल क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करके दो सेल्स में बना लेता है, ठीक है। बड़ा बेटा तो वैसे ही रह जाता है। अब बड़ा बेटा पूरी तरह से सैक्रिफाइस करता है, कैसे, क्या समझने की कोशिश करो। ये है पूरा का पूरा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, एक छोटे से स्टोरी के रूप में, ओके। अब हम लोग इसे ध्यान से समझेंगे। पोलन ग्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ पोलन
ठीक है। अभी जो पोलन जर्मिनेशन है यहाँ पे थोड़ा गलती से इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ऐसे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। पोलन ग्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन, अब ये पोलन ग्रेन जो बना है ना यहाँ पे भाई, ये एमएमसी से जो 4 पोलन ग्रेन बने ना, इस एक पोलन ग्रेन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इस एक पोलन ग्रेन को डिटेल में सीख रहे हैं। तो इस पोलन ग्रेन में पहले ये एक्साइन है, देखो इंटाइन है, सब दिख रहा है ना। अब ये जो अंदर है एक सेल और एक न्यूक्लियस है, एक ही सेल है और एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसका बन जाता है माइटोसिस से 2 सेल और 2 न्यूक्लियस। अब 2 सेल कौन सा है सर? ये जो बड़ा दिख रहा है ना आपको, ये सेल है और इसका ये न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव बड़ा भाई है, ठीक है। बड़ा भाई दिख गया, बड़ा भाई। अब छोटे भाई को देखते हैं, ये छोटा भाई और ये उसका सेल न्यूक्लियस, छोटा भाई उसका न्यूक्लियस, मतलब ये जनरेटिव सेल और उसका न्यूक्लियस। तो यहां पे एक और चीज है, देखो इस वाक्य को समझने की कोशिश करो। जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल है, इसका साइटोप्लाज्म ये है, दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म में कौन है? तो जनरेटिव सेल है। मतलब ऐसे समझने की कोशिश करो, ये पूरा का पूरा वेजिटेटिव सेल है, इसके साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल है, ठीक है, ये जनरेटिव सेल है। तो ये चीज हमें लिखनी है इन बोर्ड्स में, ओके। हाँ, ये हो गया। अभी सेकंड माइटोसिस इज ओनली कंसर्न्ड विथ हुम, विथ द छोटा भाई माने जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर दिख रहा है आपको, देखो ये डी और ई डायग्राम दिख रहा है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, माने 2 सेल बन जाते हैं, 2 गैमेट्स बन जाते हैं, और वही होते हैं हमारे मेल गैमेट्स। अब वेजिटेटिव सेल तो है यही है, लेकिन इसका न्यूक्लियस ऐसे ही रहता है। मतलब जब पूरा का पूरा पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तब उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, एक 2 मेल गैमेट्स और दूसरा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। माने 3 चीजें हो गई, 2 मेल गैमेट्स 1 2 एंड दिस इज थर्ड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जो बड़ा भाई है ना, उसका न्यूक्लियस तो अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसका काम है, जब तक ये पूरा अपना काम कर नहीं लेते, पूरे अपने मतलब मिशन पूरा कर नहीं लेते, तब तक तो ये जिंदा रहेगा। अब होता क्या है, देखो मैंने कहा था ये जो जर्म पोर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो यहाँ पे सीखा था हम लोगों ने जर्म पोर का इंपॉर्टेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो जर्म पोर, एट सम प्लेसेस एक्साइन इज वेरी थिन शोइंग द थिन एरिया नोन एज जर्म पोर मेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। इस वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे, मेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके गिरता है, तब इस पोलन ग्रेन में से एक ट्यूब निकल के आती है। इस पोलन ट्यूब को हम लोग कहेंगे पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब कहाँ से निकलती है भाई? तो ये जो जर्म पोर है ना, यहाँ से निकलती है। तो जर्म पोर का महत्व समझ में आ गया। तो जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलती है और उसी पोलन ट्यूब के द्वारा हमारे 3 बंदे माने 2 मेल गैमेट और एक ट्यूब न्यूक्लियस, ये तीनों के तीनों फीमेल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह से हो सकता है, इसका 2 तरह से रूपांतर हो सकता है, या ये तो पोलन ट्यूब में या फिर दूसरा पोलन ग्रेन, ये पोलन ट्यूब में या पोलन ग्रेन में, ठीक है। क्या हो सकता है? तो ये वाला जनरेटिव न्यूक्लियस से जो 2 सेल बन रहे ना, 2 सेल, वो वाली कंसेप्ट या तो क्या है, कब हो सकती है? बिफोर पॉलिनेशन या तो आफ्टर पॉलिनेशन हो सकती है, ठीक है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस होल पार्ट माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।